हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के फर्स्ट फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और आपको पता है आज आपका इकोनॉमिक बजट पेश भी हुआ था और उसके जो कुछ हाइलाइट्स हैं वो आपने पीआईबी वेबसाइट पर भी हासिल की होंगी और आपने देखा भी होगा। और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके भी जो शॉर्ट नोट्स है आपको उपलब्ध हो जाएंगे वेरियस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट्स पर, तो उसे भी आप एक्सेस कर सकते हो। एंड हालांकि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्लस जो आपका बजट है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, ठीक है। और आप शॉर्ट समरीज को एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्ट समरीज, एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यू कैन ज्वाइन बाय क्लिकिंग ऑन दैट, ठीक है फ्रेंड्स। सो एंड ऑल्सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्प्रेड विद योर फ्रेंड्स so that they can benefit all from these discussions. So without delaying, let's start. The first article is about Pegasus spyware. आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ये बेसिकली इजराइल की ही एक कंपनी है, NSO ग्रुप टेक्नोलॉजी। इसका ही ये प्रोडक्ट है पेगासस स्पाईवेयर। और बेसिकली आरोप ये है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस कंपनी से ये जो आपका स्पाईवेयर है वो खरीदा था और इसका इस्तेमाल बेसिकली वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल्स की निगरानी के लिए की जा रही थी, ऐसा आरोप माना जा रहा है। और पेगासस प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि पेगासस क्या है। पहली बात तो ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कहाँ की ओरिजिन है। ये ओरिजिन फॉर एग्जाम्पल आपका इजराइल का है, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे डिटेल से, बिकॉज लगभग 1 सालों से ये चर्चा में रहा है, तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। तो सिलेबस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इस आर्टिकल में कवर होगा। तो अगर हम बात करें टॉपिक की, तो आप देखो टॉपिक क्या है, पेगासस सबजुडाइज, नो नीड फॉर पार्लियामेंट वोट, ये गवर्नमेंट का कहना है। तो पेगासस के बेसिक की बात करें तो ये आपका मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर टूल कह सकते हो, जो मोबाइल फोन एंड डिवाइसेस में इम्प्लीमेंट हो जाती हैं और अल्टीमेटली निगरानी रखी जाती हैं टू द टारगेटेड वन। और इसे बनाया गया था इजरायली साइबर सिक्योरिटी फर्म के द्वारा, जिसका नाम है NSO ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज, मैंने आपको बताया। और ये जो कंपनी है ये साफ साफ कहती है कि भाई साहब मैं ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड गवर्नमेंट को ही सेल करता हूँ और किसी भी पार्टनर को नहीं। यानी कि ये जो आपका कंपनी है सीधा बोलता है कि मैं पेगासस बनाता तो हूँ, सेल भी करता हूँ, लेकिन ओनली टू द वेटेड गवर्नमेंट, यानी कि जिस गवर्नमेंट ने डिमांड की होंगी उसके लिए। और अभी फिलहाल न्यूयॉर्क टाइम्स जो आपका न्यूज़पेपर है, इसने रिपोर्ट भी किया था कि इंडिया ने जो पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा है इजराइल से, वो बेसिकली वेपन्स डील के तहत था। यानी कि जो वेपन्स डील हुई होंगी बिटवीन इजराइल एंड इंडिया, उसी के तहत ये आपका पेगासस स्पाईवेयर को खरीदने की बात थी। और अगर हम बात करें कि जब ये पेगासस के बारे में पहली बार न्यूज आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर ये पैनल भी अपॉइंट किया था, सो दैट जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस यानी कि निगरानी रखी जा रही है टू वेरियस पीपल्स लाइक जर्नलिस्ट, अपोजिशन लीडर्स, तो ये सब आरोप क्या सही हैं या गलत हैं, उसको जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय पैनल भी गठित किया था। अब हम बात करते हैं, ये एक प्रकार से एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन सर्वेलेंस का, यानी कि आप जो बातें करते हो, ठीक है, उसका एक प्रकार से सर्वेलेंस किया जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन सर्वेलेंस। तो कहीं ना कहीं इंडिया में कोई ना कोई लॉ तो है जिसके तहत कम्युनिकेशन सर्वेलेंस की जाती होंगी या फिर अलाउ होंगी सर्टेन कंडीशन में, नॉट
इन द नॉर्मल कंडीशन? तो यस है। तो फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन सर्वेलेंस जो भारत में की जाती है वो आपके दो लॉज उसको गवर्न करते हैं। एक तो आपका टेलीग्राफ एक्ट 1885 है और दूसरा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए कि दोनों लॉज के तहत सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, वो भी सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, नॉट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ही परमिटेड है कि वो सर्वेलेंस कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं। प्राइवेट एक्टर को ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर सकती है कॉल्स को, वो भी सर्टेन सिचुएशन में। तो वो सर्टेन सिचुएशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल सॉवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के पक्ष में अगर कोई बात है तो फिर इंटरसेप्ट किया जा सकता है, या फिर फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स से रिलेटेड अगर कोई बात है तो भी आपका इंटरसेप्ट किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सेम रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है ऑन द फ्री स्पीच जो आपका आर्टिकल 19 सब क्लाउज 2 में है। आपको पता है ये जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है। और सर्टेन कंडीशंस पर ये जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको वंचित किया जा सकता है। जैसे आपका सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अगर थ्रेटन की बात हो जाए, या फिर फ्रेंडली रिलेशंस जो है विद द फॉरेन स्टेट डिस्टर्ब हो जाए, तो सेम रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। एंड फिर आपका जो आईटी प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग, डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स जो 2009 में फ्रेम किए गए थे अंडर द आईटी एक्ट, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही अलाउड है कि वो ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं फॉर द सर्वेलेंस। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका अभी फिलहाल यूनियन होम सेक्रेटरी है, या फिर स्टेट सेक्रेटरी जो आपका होम डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं वेरियस स्टेट में। तो ये आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डिक्लेयर किया गया है, यूनियन होम सेक्रेटरी या फिर स्टेट सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। एंड इससे पहले भी पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 केस में सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस गाइडलाइंस जारी की थी फॉर इंटरसेप्शंस ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये अगर केस पूछा जाएगा, क्योंकि न्यूज में आया है कि पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 डील्स विथ व्हाट, तो सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द कम्युनिकेशन सर्वेलेंस। और ये सब आपका इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। आप डेली बेसिस पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल अगर पढ़ोगे तो आपको ये सब इश्यूज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने आज भी इस पेपर को पढ़ा तो ये जो आपका पेगासस वाला न्यूज है वो फिर से आया ही है, एलोंग विथ एक दो और आर्टिकल हैं जो इंडियन एक्सप्रेस से डायरेक्टली लिए गए हैं। तो इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल फ्रेंड। इकोनॉमिक सर्वे पिचेज फॉर प्रमोटिंग यूज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बात बताई, इकोनॉमिक सर्वे जो अभी 2 दिन पहले पेश की गई थी उसमें अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को प्रमोट करने की बात कही गई है। अब बात करते हैं अन्य क्या रिकमेंडेशंस सर्वे के द्वारा की गई हैं, वो तो हम देखेंगे ही इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अलोंग विथ अगर एक्सेस यूज होता है फर्टिलाइजर का तो उसके कारण क्या समस्या निकल कर आती है वो भी देखेंगे, और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है सो दैट जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट फर्टिलाइजर सब्सिडी उसको मोर एफिशिएंट बनाया जाए। ये 3 इश्यू आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत। और सबसे पहली बात सिलेबस के साथ, तो जो आपका आर्टिकल नंबर 2 है, इट विल गवर्न अंडर जीएस पेपर 3 ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्टेंट। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर आपका मैच कर रहा है। तो ये जो सर्वे है यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, इसमें रिकमेंड की गई है कि अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए। अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स मतलब क्या? जो आप ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे आपका यूरिया है,
ठीक है, ये सब आपका ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर है। उसकी जगह पर अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर यूज किया जाए, जैसे नैनो यूरिया, है ना, along with organic fertilizers, so that soil को तो प्रोटेक्ट करे ही करे, along with soil को मोर प्रोडक्टिव बनाए एंड हायर न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी हो सके। हायर न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी मतलब कि जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सेस फर्टिलाइजर डाल देंगे तो कुछ ही अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज होंगे, बाकी सब तो वेस्ट पड़ जाएंगे ना। तो ये एक इश्यू आती है एक्सेसिव फर्टिलाइजर के कारण। लेकिन अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या फिर नैनो यूरिया फर्टिलाइजर सब इस्तेमाल करते हैं, तो इसके तहत धीरे धीरे ये जो आपका फर्टिलाइजर है अपना काम करता है, और ऐसे में ये मोर इफिशिएंसी लेकर आता है, मोर रिलीज ऑफ द सर्टेन रिक्वायर्ड केमिकल्स इनटू द सॉइल ये करता है, सो दैट जो प्रोडक्टिविटी है, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है, वो बढ़ सके। अन्य क्या रिकमेंडेशन जो सर्वे के द्वारा की गई हैं, तो पहली बात तो नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो। ड्रोन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए किया जा सकता है, फर्टिलाइजर के छिड़काव के लिए किया जा सकता है ना, क्रॉप्स की मॉनिटरिंग के लिए किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये ड्रोन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नई नई तकनीक है ये। एलोंग विथ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कमी आ सकती है, यानी कि रिडक्शन किया जाए इन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, एंड हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही साथ लो कॉस्ट ऑर्गेनिक इनपुट्स जैसे आपका सीड्स या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये सब आपके ऑर्गेनिक इनपुट्स के अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल हो लो कॉस्ट ऑर्गेनिक इनपुट्स का। एलोंग विथ सपोर्टिंग द स्टार्टअप्स फॉर इनोवेशंस लाइक आपके सीड मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर जो आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हो, या फिर आपके जो वेरियस मशीनरीज एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, तो ये सब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वाले स्टार्टअप्स को प्रमोट किए जाए, सो दैट एज पर द डिमांड प्रोडक्ट्स अवेलेबल किए जाए फार्मर्स को। और गवर्नमेंट जो है फिलहाल आपको ही पता है फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती है किसानों को, लेकिन सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पर। कैसे? तो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स या इंपोर्टर्स को बेसिकली सब्सिडी दी जाती है और वो सब्सिडाइज रेट पर ही फार्मर्स को फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर देते हैं। और जो यूरिया है आपको याद रखना है, यूरिया आपका प्रोवाइड किया जाता है एट अ स्टैट्यूटरी नोटिफाइड मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर, और इससे ऊंचे दाम नहीं कलेक्ट किए जा सकते अगर कोई यूरिया फर्टिलाइजर को बेचता है। एंड फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, और एनबीएस के बारे में हमने डिस्कस भी किया था। बेसिकली बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट कंटेंट कि कितना शेयर है पोटास का या फिर फॉस्फोरस का, उस हिसाब से आपका सब्सिडी दी जाती है। एंड अगर हम बात करें क्या सर्टेन इश्यूज हैं अगर हम एक्सेस इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर का, तो पहली बात तो ये कि जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर का एक्सेस इस्तेमाल होगा गवर्नमेंट को उतनी ही ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब हाई सब्सिडी बर्डन टू द गवर्नमेंट, और आप देख सकते हो लगभग 1 लाख करोड़ रुपीज सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी पर स्पेंड करती है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मल्टी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज देखने को मिल सकता है, जिसके कारण सॉइल हेल्थ का डिटोरेशन हो सकता है। मल्टी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का क्या मतलब हुआ? एक ही फर्टिलाइजर हम बार बार यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया, चूंकि सस्ता पड़ता है तो फार्मर्स जनरली इसे ही ज्यादा अमाउंट में यूज कर लेते हैं और अदर फर्टिलाइजर्स को उतना रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं यूज करते। तो इसके कारण क्या होगा कि सिर्फ यूरिया की एक्सेसिबिलिटी रहेगी, बाकी जो अन्य रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर कंपोनेंट्स है वो देखने को नहीं मिलता है या फिर कम देखने को मिलता है, जिसके कारण मल्टी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आ जाती है, जिसके कारण सॉइल हेल्थ भी डिटेरियोरेट होता है। नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी ऑफ नाइट्रेट कंटेमिनेशन, तो नाइट्रेट कंटेमिनेशन की पॉसिबिलिटी है इन द ग्राउंड वाटर, बिकॉज ये सब एक्सेस में जब यूज किए रहेंगे तो ये सब वाटर में मिक्स हो जाते हैं और अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं।
तो आपका नाइट्रेट कंटेमिनेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इनटू द ग्राउंड वाटर। एंड मेजर्स क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा फॉर मेकिंग सब्सिडी रिजीम मोर एफिशिएंट? तो एक तो न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 लाई गई थी, नीम कोटेड यूरिया का कंसेप्ट लाया गया था, ठीक है, सो दैट जो आपके यूरिया है, हालांकि यूरिया का इस्तेमाल डिफरेंट पर्पजेस के लिए भी किए जा सकते हैं, है ना, पेंटिंग सब में, पेंटिंग इंडस्ट्री सब में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जब से नीम कोटेड यूरिया आ गई तब से ये जो आपके फर्टिलाइजर है रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, अदर पर्पस के लिए यूजफुल होंगे ही नहीं बिकॉज नीम कोटिंग कर दी गई है। तो ये बात है। एंड प्रमोशन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का कंसेप्ट है, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिए गए हैं सो दैट सब्सिडी रिजीव को मोर एफिशिएंट बनाया जाए। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यही मैंने आपको बताया। इंडियन एक्सप्रेस में 2-3 दिन से ये आपका इश्यू कवर की जा रही थी। केरला गवर्नमेंट ने लॉ प्रपोज किया है जिसके तहत लोकायुक्त के पावर्स को लिमिट किए जाएंगे। अब कौन से पावर को लिमिट किए जाएंगे उससे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो सिलेबस के साथ। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका आर्टिकल नंबर 3 है, हाँ, स्टेट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, इसको हम देखेंगे, ये आपका डायरेक्ट टॉपिक है। तो ये जो आपका अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है टू द केरला लोक आयुक्त एक्ट, इसके तहत आप ध्यान से समझो, गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगी, यानी कि केरला गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगी कि जो लोकायुक्त वर्डिक्ट देगा, है ना, तो उस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करना या फिर रिजेक्ट करना ये गवर्नमेंट के हाथों में चला जाएगा, ठीक है। और अभी क्या है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन अगर लोकायुक्त ने डायरेक्ट किया है ऑफिस को वैकेट करने के लिए उस पब्लिक सर्वेंट को, तो उसे वैकेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो करंटली ए पब्लिक सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू वैकेट ऑफिस इफ डायरेक्टेड बाय द लोकायुक्त। तो क्या है ये लोकायुक्त या लोकपाल? आपको भी पता है 2013 का अन्ना हजारे मूवमेंट आपने सुना भी होगा, जिसके बाद से आपका लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट लाया गया था, है ना। तो ये कहानी तो आपको याद ही होगी। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, इसके तहत लोकपाल होगा यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, एंड लोकायुक्त होगा वेरियस स्टेट के लेवल पर। और इसका क्या काम रहेगा? तो बेसिकली करप्शन के जो आरोप लगते हैं अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज, उसके एलिगेशंस को इंक्वायर करना, है ना। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, लोकपाल हो या फिर लोकायुक्त हो। और अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो लोकपाल जो कि सेंट्रल लेवल पर आपका है, इसमें आपके एक चेयरपर्सन होंगे और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। और ये जो आपके 8 मेंबर होंगे, इसमें से 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे। जैसे आपका 8 मेंबर ही चुन लिया गया, ठीक है, तो 50% यानी कि ये व्हाट 4 मेंबर, तो 4 मेंबर्स आपके जुडिशियल मेंबर्स होंगे। एंड उसके बाद क्या, मिनिमम 50% वो एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी या फिर माइनॉरिटी या फिर वोमेन से होंगे, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है, हालांकि थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि लोकपाल आपका एक चेयरपर्सन हो गया एंड मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, और 8 मेंबर्स में 50% रिक्वायर्ड है कि जुडिशियल मेंबर हो एंड मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है कि ये आपके एससी एसटी या फिर ओबीसी या माइनॉरिटी या फिर वोमेन से होंगे। और मेंबर्स अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके रिकमेंडेशन पर? तो एक सिलेक्शन कमिटी होता है और इस सिलेक्शन कमिटी को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होता है लोकपाल चेयरमैन का एंड मेंबर्स का? तो 5 साल का टर्म है, या फिर जब तक वो 70 साल के एज अटेंड ना कर ले, तो दोनों में से कोई। एंड लोकायुक्त वही हो गया आपका स्टेट लेवल पर, यानी कि सेंट्रल लेवल पर लोकपाल है, वही आपका स्टेट लेवल पर आ जाता है तो आपका लोकायुक्त हो जाता है। एंड ये लोकायुक्त भी आपको याद रखना है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के ही तहत कंपोज किए जाते हैं। एंड लोकायुक्त के बारे में ये जो आपका एक्ट है बेसिकली एक सिर्फ फ्रेमवर्क क्रिएट करता है, ढांचा क्रिएट करता है, बाकी जो सारे स्पेसिफिकेशंस हैं
लोकायुक्त के बारे में वो स्टेट के ऊपर छोड़ता है कि वो स्टेट डिसाइड करेंगे। एंड इस एक्ट को मानते हुए एंड सुप्रीम कोर्ट ने वैसे इंटरवेंशन भी किया था, उसके बाद से बहुत सारे स्टेट्स ने लोकायुक्त सेटअप किया। ठीक है, आपको ये बताना है कि क्या 28 के 28 राज्यों ने लोकायुक्त सेटअप कर लिया है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, हमने इसे डिस्कस किया और आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कौन से पावर को लिमिट करने की बात की जा रही है। तो पहले तो आपका क्या था कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो वैकेट ऑफिस कर सकता है अगर लोकायुक्त ने डायरेक्ट किया हो। अभी क्या होगा कि लेट से कि लोकायुक्त ने वर्डिक्ट दिया है, ठीक है, तो ये वर्डिक्ट पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी और वो बेसिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो एक प्रकार से डाइल्यूशन हो रहा है ना। तो जो ओरिजिनल एम से बनाई गई थी ये एक्ट, उसका डाइल्यूशन एक प्रकार से दिख रहा है यहाँ पर आपको। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। होयसलेश्वरा टेम्पल आर इंडियाज नॉमिनेशन फॉर वर्ल्ड हेरिटेज टैग। तो आपको भी पता होगा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अभी होयसलेश्वरा टेम्पल को तो डाला नहीं गया है WHS में, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, लेकिन संभावनाएं हैं कि इसको एंट्री मिल जाएगी। अभी फिलहाल ये यूनेस्को टेनेटिव लिस्ट में है ये 2014 से ही। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है हमारे आर्ट एंड कल्चर्स के रेस्पेक्ट में। वी विल सी द आर्टिकल एंड आप देख सकते हो। डायरेक्ट हम GS1 पेपर में जाएंगे जहां पर हम लैंड करेंगे इंडियन कल्चर दैट विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू द मॉडर्न। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका कवर होगा। तो ये जो आपका सेक्रेड एजेंबल्स ऑफ होयसला है, इसके अंतर्गत फेमस होयसला टेम्पल्स बेलूर में, हलेबीड में एंड सोमनाथपुरा, जो सब के सब कर्नाटका में ही है, वहाँ पर ये मौजूद है। और इसको ही फाइनलाइज किया गया है कि ये भारत की तरफ से आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट को टैग मिलने का कंसिडरेशन इसका किया जाएगा फॉर पीरियड 2022-23। तो अभी फिलहाल ये जो आपका सेक्रेड एजेंबल्स ऑफ द होयसला है वो यूनेस्को के टेनेटिव लिस्ट में है 2014 से, मैंने डिस्कस भी किया। और अगर हम बात करें इसके लोकेशन की, तो ये आपका वेस्टर्न घाट के फुटहिल्स में मौजूद है एंड इसमें आपके हिंदू टेम्पल, जैन टेम्पल, सेकेंडरी स्ट्रक्चर सब मौजूद है, अलॉन्ग विद स्कल्पचर, आइकोनोग्राफी, टेम्पल डांसेस, म्यूजिक, ये सब आपके यहाँ पर एजेंबल्स करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। और आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए वेस्टर्न घाट एंड यहाँ पर आपको हिंदू टेम्पल, जैन टेम्पल्स, सेकेंडरी टेम्पल्स, ये सब के कंपोनेंट्स या फिर फीचर्स देखने को मिलते हैं। और जब हम बात करें एजेंबल्स, तो एजेंबल्स क्या है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंट थे जो वैष्णविज्म, शैविज्म, जैनिज्म के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया करते थे। तो आप देख सकते हो एजेंबल्स वेर इंपॉर्टेंट एजेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल बिलीफ ऑफ वैष्णविज्म, शैविज्म एंड जैनिज्म। और ये कुछ लोकेशन आपको याद रखना है। चेन्नकेशवा टेम्पल जो कि बेलूर में है, कर्नाटका में। होयसलेश्वरा टेम्पल काफ़ी फेमस टेम्पल है, हलेबीड, कर्नाटका में। और ये होयसला आर्ट के मास्टर पीसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टेम्पल। मैच द फॉलोइंग में आपको दे दिया जाएगा। और होयसलाज आपका कर्नाटका में रूल करते थे फ्रॉम द पीरियड 11 to 13 सेंचुरी। अन्य क्या फीचर्स है, तो अन्य एक फीचर तो आप पहली बात समझ लो, ये स्टार शेप्ड आप देख रहे होगे, है ना। ये जो स्टार शेप्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है होयसला का। तो दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर ये कि जो आर्किटेक्चर बनाए जाते थे होयसला के द्वारा, जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर बनाए जाते थे, ये मिक्सचर था, हाइब्रिड था, नगारा स्टाइल का और द्रविडियन स्टाइल का। आपको भी पता है द्रविडियन स्टाइल साउथ इंडिया में के टेम्पल्स में फॉलो किए गए हैं और नगारा स्टाइल आपके नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में फॉलो किए गए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है
कि अगर हम बात करें मोस्ट रिमार्केबल आर्किटेक्चरल अचीवमेंट की, तो वो है आपका इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टोन टेम्पल्स इन द स्टार शेप्ड प्लान, है ना। ये जो आपका स्टार शेप्ड प्लान है और इस स्टार शेप्ड प्लान में आपका टेम्पल को कार्व किया गया है, ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, काफी इंपॉर्टेंट। आपको पूछ दिया जाएगा स्टार शेप्ड प्लान समटाइम्स इन इज विच स्टाइल ऑफ टेम्पल, होयसला, ठीक है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेम्पल है इसको बनाए जाते हैं रेज्ड प्लेटफॉर्म पर, जिसको जगती कहते हैं। यहाँ पर आप देख लो, ये जो आप रेज्ड प्लेटफॉर्म देख रहे हो, है ना, ये आप देखो, ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है ना, ये आपका रेज्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका रेज्ड प्लेटफॉर्म है। तो इस पर आपका बनाया गया टेम्पल, तो रेज्ड प्लेटफॉर्म को ही जगती कहते हैं, और एक प्रकार से डिवोटीज को एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, पाथवे प्रोवाइड करते हैं फॉर सर्कम एम्बुलेटरी ऑफ द टेम्पल, की टेम्पल का वो चक्कर लगा सके, है ना। एंड बोथ ओपन एंड क्लोज मंडपाज, ये आपके देखने को मिले हैं आर्किटेक्चर में, होयसला आर्किटेक्चर में, ठीक है। मंडपा मतलब यही है, प्रेयर हॉल्स को कहते हैं, प्रेयर हॉल्स को मंडपा कहते हैं। और कल्याणी या फिर स्टेप्ड वेल्स ये कॉमनली मिलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, कल्याणी या फिर स्टेप्ड वेल्स मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इकोनॉमिक सर्वे बैट्स फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क। तो ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क क्या है उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्रीन फाइनेंस क्या है उसे डिस्कस करेंगे सबसे पहली बात। और सिलेबस को देखते हैं, तो सिलेबस कहाँ है सिलेबस, तो आप देख सकते हो जो सिलेबस है आपका, हाँ, ये इन सब एस्पेक्ट को कवर करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट्स, रेलवे, बिकॉज ग्रीन फाइनेंसिंग है। ग्रीन फाइनेंसिंग मतलब क्या, फाइनेंस हम करेंगे वो सारे प्रोजेक्ट को जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होंगे। अब इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होंगे तो चाहे वो आपका पोर्ट हो, चाहे वो आपका रोड हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे एयरवेज हो, अगर कोई भी प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है तो वो आपका ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट मॉडल ये तो है, ग्रीन फाइनेंसिंग इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल, तो इसके अंतर्गत कवर होंगे। एलोंग विथ इन्वायरमेंट से भी लिंक कर सकते हो। तो ग्रीन फाइनेंस की बात करते हैं तो एक प्रकार से फाइनेंशियल अरेंजमेंट कहो, जिसके तहत वैसे प्रोजेक्ट जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाएगा, तो ये इसका मतलब हुआ ग्रीन फाइनेंसिंग, सो दैट क्लाइमेट चेंज के सिचुएशन को, प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। जैसे इसमें आपके क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स आ गए, इसमें फाइनेंसिंग की जा सकती है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मैंने आपको यही बताया अभी सिलेबस में, एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट हो गए, जैसे ग्रीन बिल्डिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। जैसे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, तो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट आपको ही पता है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद कर सकता है, ग्रीन हाउस इमिशंस को रोकने में कम कर सकता है, तो दैट्स वाई ये सब आपके ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं। तो ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए वी हैव द ग्रीन फाइनेंस, एंड टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ये जो नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाए जा रहे हैं, ग्रीन बॉन्ड लाया जा रहा है, जिसके तहत ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए बॉन्ड इश्यू किए जाएंगे, एलोंग विथ कार्बन मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसके तहत कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग की जाती है ना, कार्बन टैक्स लगाए जा सकते हैं, एलोंग विथ न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ग्रीन बैंक का कंसेप्ट है, ग्रीन फंड का कंसेप्ट है, जिसके तहत जो बैंक होंगे वो आपके ग्रीन प्रोजेक्ट को लोन देंगे। तो ये सब कुछ नए नए कंसेप्ट निकल कर आ रहे हैं फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बिकॉज ये सब प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महंगे होते हैं, तो इसके लिए पैसे भी चाहिए। और ग्रीन फाइनेंस की क्या सिग्निफिकेंस है, तो पहली बात तो जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के चैलेंजेज है उसको एड्रेस करेगा, बिकॉज रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, साथ ही साथ टू प्रोटेक्ट एंड सब्सटेंशियली इंप्रूव द एनवायरनमेंट। एंड चैलेंजेस क्या है ग्रीन फाइनेंसिंग के, तो पहली बात तो बोरिंग कॉस्ट ही काफी ज्यादा महंगा हो सकती है, ठीक है, एलोंग विथ एनवायरमेंटल कंप्लायंस के फॉल्स क्लेम करके फाइनेंसिंग हासिल की जा सकती है, ये भी निकल कर आते हैं। एलोंग विथ प्लुरलिटी ऑफ ग्रीन लोन डेफिनेशन, कि जो ग्रीन लोन के डेफिनेशन में ही कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी है ना, मल्टीपल डेफिनेशन, तो किसे माना जाए ग्रीन प्रोजेक्ट्स, इस पर अभी कोई कॉमन सहमति नहीं है। भारत के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं टू प्रमोट द ग्रीन प्रोजेक्ट एंड ग्रीन फाइनेंसिंग, तो एक तो आपका आरबीआई का सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप है,
जो रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स लेता है इन द सस्टेनेबल फाइनेंस एंड क्लाइमेट रिस्क। अलॉन्ग विथ वी हैव द टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस जो कि सेटअप की गई है मिनिस्टर फाइनेंस के द्वारा। अलॉन्ग विथ आरबीआई ने स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम में डाला गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है कि स्मॉल रिन्यूएबल सेक्टर क्या आपका पीएलआई में है, तो बिल्कुल है। और ये बार बार हर एक साल पीएलआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके तहत क्या होता है कि 40% जो बैंक लोन देती है वो आपका इन पीएलआई सेक्टर पर जाएगा, यानी कि पीएसएल सेक्टर पर जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए जाएंगे। और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, ये सब भी आते हैं अलॉन्ग विथ जो आपके स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ये सब भी आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने सारे के सारे आर्टिकल डिस्कस किए, ऑल दिस 5, एंड होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज डिस्कशन।